जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का अपना 4th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक रॉक का टुकड़ा एक मेटल में बनता है। जब हम देखते हैं कि अरे कोई आयरन रॉड है या फिर एक स्टील का जो हमारे यहाँ रेलिंग्स होती हैं, कोई स्टील का पाइप होता है, कोई कॉपर की वायर होती है, तो ये कॉपर, ये आयरन, ये सब कहाँ से आए, कैसे बने, वो सब हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे। और सी व्हेन आई से मेटलर्जी, यू मस्ट रिमेंबर कि मेटलर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर देके जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल है ये, इसमें कॉन्सेप्ट्स का उतना नहीं है पर फैक्चुअल है, फैक्ट बेस्ड है। यू हैव टू मेमोराइज कि एल्यूमिनियम किस ओर से बनता है, व्हाट इज मिनरल, कौन से ओर से आयरन बनता है, ये आप लोगों को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत नंबर गिवर है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट कॉन्सेप्चुअल, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से अपन कर लेंगे। ठीक है, अब चलो देखो यहां पे क्या लिखा है, मेटलर्जी फ्रॉम रॉक टू मेटल। रॉक, जब अपन आपके आजू बाजू देखा होगा आपने, क्रशर्स रहते हैं, अपन कहते हैं क्रशर्स, तो एक्चुअली इस टाइप के दिखते होंगे ऐसे क्रशर्स। ये तो माइनिंग हो रही है, एक होते हैं क्रशर्स। यहां देखो, यहां क्रशिंग, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनों में क्रशर्स होते हैं ना, क्रशिंग होती है। क्या होता है इनमें? इनमें क्रशिंग होती है और की कैसे, आपके इतने बड़े बड़े और भी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स लिए जाते हैं रॉक के, जो कि निकाले गए हैं माइनिंग के जरिए निकाले गए हैं। उन बड़े बड़े पत्थरों की ग्राइंडिंग होती है, क्रशिंग ग्राइंडिंग होती है। जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे तो कुछ इसके स्टेप्स रहते हैं, मैं लिखवा देता हूं। सी, फर्स्ट स्टेप, जब आपके पास अब एक रॉक आ गई है, उसके बाद आपका पहला स्टेप होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि भाई एक इतने बड़े टुकड़े से एक मेटल कैसे बना, जो आपके यूज में आता है, डेली यूज में आता है, कभी स्टील के रूप में, कभी आयरन के फॉर्म में, कभी कॉपर के फॉर्म में, तो वो बना कैसे, वहां तक की स्टेजेस को हम पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी में। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके पास पत्थर आया, तो कैसा पत्थर आया? बहुत बड़ा पत्थर आया। अब आपको उसको छोटे छोटे चूरे में, बिल्कुल बारीक पाउडर में पहले ग्राइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसीजर क्या रहेगी? क्रशिंग। पहले तो उस बड़े बड़े को छोटे छोटे रॉक्स में अपन डिवाइड करेंगे। जो बड़ा पत्थर है छोटे छोटे रॉक्स में पहले डिवाइड करेंगे, उसको क्रशिंग कहते हैं। फिर उसको करेंगे ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब पीस देंगे, चूरा चूरा कर देंगे। ठीक है, चलो सेकेंड रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, अभी हम सब देखेंगे कि ओर क्या लिख दिया है ये मैंने। ठीक है, अभी मिनरल का जिक्र होगा या ओर का जिक्र होगा, मैं सब डिटेल में बताता हूं। पहले स्टेप्स देख लो। फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हमने चूरा चूरा जो हमें मिला है, अब उसको और कंसंट्रेशन करेंगे, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जो उसमें धूल है, डस्ट है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। क्योंकि जब आप खुदाई करते हो तो कहां से? जमीन से ही तो कर रहे हो। जमीन में क्या सॉइल होती है, धूल होती है, मिट्टी होती है, इन सबको साइड करना, इन सबको हटाना, वो कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, चलो फिर चलो एक काम करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड में जाते हैं कि भाई ये कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होती है। ठीक है, फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं आज के ऑब्जेक्टिव में मिनरल क्या होता है। ठीक है, मिनरल क्या होता है? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जब आपने जमीन में जो खुदाई की थी, जो खान होती है, माइनिंग की जो खानें होती हैं, कि यहाँ भाई हमें पता चला यहाँ गोल्ड की खान है, ठीक है, हमें पता चला यहाँ आयरन मिल रहा है, तो उन सभी रॉक्स के टुकड़ों को क्या कहते हैं हम? मिनरल। ये मिनरल मिले हैं हमको, मिनरल्स मिले हैं। ठीक है, मिनरल एंड रॉक जब आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आ गया होगा मिनरल एंड रॉक्स क्या है, बट स्टिल मिनरल्स कहलाते हैं। क्या? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग मेटल। अर्थ क्रस्ट में जो भी हमको सब्सटेंसेस मिल रहे हैं और जिसमें मेटल है, जिसमें क्या है? मेटल है, वो क्या कहलाएगा? अपना मिनरल। दूसरा क्या होगा? ओर। ओर क्या होता है? देखो इसमें एक ये नोट जरूर पढ़ना, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इस बात को समझना। ओर क्या है? ओर क्या होता है? मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। इसका मतलब क्या हो गया? ओर एक ऐसा मिनरल है जिससे कि एक मेटल निकाला जा सकता है। कैसे? प्रॉफिटेबली, मतलब कम मेहनत में और
कम मेहनत मतलब कन्वीनियंटली, और प्रॉफिटेबली मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिले उससे, ज्यादा मेहनत ना लगे, ज्यादा आपका खर्चा ना हो, प्रॉफिट मिले उससे आपको, और कन्वीनियंटली मतलब आसानी से निकल जाए, तो वो वैसा मिनरल क्या कहलाएगा, एक ओर कहलाएगा। इसका मतलब समझे कि भाई कोई भी मिनरल और कब कहलाएगा, जब या वो कन्वीनियंटली निकल रहा है और वो प्रॉफिट दे रहा है हमें, क्या क्या, प्रॉफिट भी दे रहा है और कन्वीनियंटली भी निकल रहा है, तो उसको अपन और कहेंगे। कन्वीनियंटली मतलब समझ गए, आसानी से, प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट दे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी और, ये जो और है उसको मिनरल तो कह सकते हैं, पर हर मिनरल एक और नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि हर मिनरल एक और नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ऐसे बहुत से मिनरल होंगे जो कन्वीनियंटली नहीं निकलेंगे, जो प्रॉफिट नहीं दे रहे होंगे, तो उन सबको और नहीं कहेंगे, पर और सारे ही सारे और मिनरल है। यही इधर लिखा हुआ है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। समझ में आ गया अब कि सारे ओर्स जितने भी हैं वो कैसे निकले हैं, काय से निकले हैं, मिनरल से ही तो निकले हैं। तो सारे और तो मिनरल्स ही हैं, पर मिनरल्स और नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे मिनरल्स प्रॉफिट नहीं देते, सारे मिनरल्स कन्वीनियंटली नहीं निकलते। समझ में आया? चलो अब देखते हैं। देखो एग्जांपल यहां दिया गया, क्ले। क्ले इज अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम बट बॉक्साइट इज द ओर। एक ओर होता है, ओर्स के नाम अभी आप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स पढ़ेंगे, तो उसमें से एक बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बॉक्साइट किसका ओर होता है? एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम का मिनरल भी होता है क्या? क्ले। ठीक है, चलो फिर दूसरी चीज देखेंगे, गैंग क्या होता है। गैंग, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो गैंग है इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज को गैंग कहेंगे, जो कि ओर्स के साथ मिली होती है। अरे एक बात बताओ, हमने जब जमीन से कोई भी ओर या मिनरल निकाला है, हमने सीधे खुदाई की है, हमारे पास एक पत्थर का टुकड़ा जो आया है, उसमें सिर्फ गोल्ड या फिर सिर्फ लोहा तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा? धूल, डस्ट, सैंड, सॉइल, रॉक्स के कुछ पार्टिकल, कंकड़ पत्थर, ये सब होंगे ना। तो इन सबको क्या कहते हैं अपन? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग, राइट। अब ये मेटलर्जी तो बता लिया कि ये जो पूरी प्रोसेस अभी चलेंगे, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग। आइसोलेटिंग मतलब निकालना, एक तरफ कर देना। आइसोलेट मतलब एक तरफ। अगर मैं आइसोलेट हो जाता हूं, इसका मतलब क्या? जो कि आपको भी हो जाना चाहिए, आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए पूरी दुनिया से। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको अपने फोन दूर रख देना चाहिए, और अपनी फैमिली को भी कह दो कि भाई हम इस कमरे में जा रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना। ये आइसोलेशन कहलाता है, दूर हो जाना। तो क्या? प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओर से मेटल को आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, ठीक है, वो मेटलर्जी कहलाती है। चलो अब हम देखेंगे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मटेरियल्स, नॉन मेटल और मेटल। ठीक है, अपन को इस पे ध्यान देना है अभी, सिर्फ इस पे, बस कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें यही ध्यान देना है कि भाई जो दो तरह के मेटल होते हैं, एक फेरस होता है और एक नॉन फेरस होता है। फेरस और नॉन फेरस मतलब फेरस क्या होता है? जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। फेरस जिसमें आयरन प्रेजेंट। जब भी आप कोई वर्ड सुनेंगे फेरस नाम का, इसका मतलब आयरन से उसका कुछ रिलेशन होगा। ठीक है। दूसरा होता है नॉन फेरस, इसका मतलब इसका रिलेशन आयरन से नहीं है। ऐसे कुछ और मेटल्स, फॉर एग्जांपल यहां देख लो, कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, अलॉय स्टील, ये सब क्या है? फेरस में आते हैं, फेरस मेटल्स में आते हैं। नॉन फेरस में क्या? कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, टिन, जिंक, समझ गए, क्रोमियम, मैंगनीज, बहुत सारे लिख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अभी आपको याद करने की चीज आ गई, अभी आपको याद करनी पड़ेगी। रेड ले लेते हैं अपन, ठीक है। देखो क्या है इधर, एल्यूमिनियम का जो है, एल्यूमिनियम के अपन को याद करने हैं ओर्स। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्साइट है, ये तो याद कर ही लो कि Al2O3.2H2O होता है। कितना H2O होता है? डॉट 2H2O होता है। Al2O3.2H2O होता है, ठीक है। डायस्पोरा, डायस्पोर, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं दो बता दे रहा हूं, बॉक्साइट कर लो, कायलिनाइट कर लो, ठीक है। जिसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट, ये तो कर ही लेना है ना। अब आयरन की बात आती है तो इसमें आपको ये याद 100% करना है, ये करना है, आयरन पायराइट करना है, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। पायराइट जब भी आता है ना, पायराइट, इसका मतलब कुछ सल्फर से रिलेशन होगा, ठीक है। पायराइट शब्द जहां भी आ रहा है इसका मतलब कुछ सल्फर से रिलेशन होगा, कहीं भी देख लेना अभी। चलो अभी देखते हैं कौन कौन से। हेमेटाइट क्या फॉर्मूला? Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2, ठीक है। अपन को ये 4 कर लेना है, 3 कर लेना है, ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कॉपर देखते हैं।
कॉपर के कौन कौन से हो गए, कॉपर पायराइट, देखो मैंने बोला था पायराइट जहां पे आएगा सल्फर होगा, एस, सल्फर को किससे डिनोट करते हैं, एस से, सल्फर को किससे डिनोट करते हैं, एस से। चलो कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस, इसमें भी सल्फर है, याद रखना। पायराइट FeS2 था, यहां भी FeS2 ही है क्योंकि पायराइट है, पर कॉपर पायराइट है तो उसे Cu लगा दिया, CuFeS2, समझ में आ रहा है। फिर कॉपर ग्लांस Cu2S, क्यूपराइट, मेलाकाइट, ये आपको याद करने हैं 4, ठीक है। चलो जिंक का देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक ब्लेंड, इंपॉर्टेंट है ZnS, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट कैलामाइन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये 2 याद करने की जरूरत है। लेड, गैलेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में भी आया था, गैलेना PBS, ठीक है, याद कर लेना। फिर टिन, SnO2, कैसिटराइट, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर में सिल्वर ग्लैंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन प्रोस्टोटाइट, ठीक है। चलो एक और लिख लो, मरकरी का Hg लिख देता हूं, ठीक है, समझ जाना मरकरी है। मरकरी का होता है सिनाबार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लिख रहा हूं सिनाबार, इसका फॉर्मूला होता है HgS, ठीक है, यहां लिख देता हूं मरकरी, ठीक है। ये आपको याद, जो जो मैंने बताए हैं ये सब आपको याद करने की बहुत जरूरत है, कुछ कुछ छोड़ देना, जैसे डायस्पोर छोड़ देना, ठीक है, एजुराइट छोड़ देना, जिंकाइट छोड़ देना, एंजेलोसाइट, सेरुसाइट, ये सारे छोड़ देना, ठीक है। पर जो जो मैंने टिक लगाए वो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई जिंक ब्लेंडी का फॉर्मूला बताओ, या फिर जिंक ब्लेंड किसका है, क्या कहते हैं, और किसका है, ठीक है। या फिर उन्होंने पूछ लिया कि अपना ग्लैंस किसका है, मेलाकाइट किसका है, मेलाकाइट किसका और है, या फिर इसका फॉर्मूला बताओ, बॉक्साइट किसका और है, उसका फॉर्मूला बताओ। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल दिया भी कि आया था PBS, ठीक है। गलेना किसका है, गलेना किसका और है, तो अपन को याद रखना चाहिए लेड का है PBS। चलो अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट वही है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो गया Al2O3.2H2O, आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड, कॉपर, कॉपर पायराइट्स, CuFeS2, ठीक है। आयरन का एक और क्या था, आयरन का क्या था, आयरन पायराइट था कि नहीं था, उसका फॉर्मूला क्या था, FeS2, ठीक है। फिर जिंक का जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, कैलामाइन जरूर कर लेना, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, शायद पिछली लिस्ट में नहीं हो पर यहां है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है। मरकरी का मैं बता चुका हूं, सिनाबार, मरकरी सल्फाइड, लेड का गलेना। चलो ये याद करने की बहुत जरूरत है, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहे हैं, हाँ अब देखो यहां पे आ जाता है रिएक्शन। अपन ने रिएक्टिविटी टेबल पहले पढ़ी थी, अपन ने रिएक्टिविटी टेबल देखी थी जब मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ रहे थे, मेटल एंड नॉन मेटल के जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था ना, क्या देखी थी, रिएक्टिविटी टेबल देखी थी ना, कि सबसे ज्यादा ये पोटेशियम रहता है रिएक्टिव, फिर सोडियम रहते हैं, फिर ऐसे कैल्शियम रहता था, ठीक है। फिर क्या आ जाते थे, अपना जिंक आ जाता था, क्या आ जाता था, जिंक आ जाता था, फिर आयरन आ जाता था, कॉपर आ जाता था, लास्ट में क्या रहते थे, लास्ट में सबसे रहते थे सिल्वर, गोल्ड, है ना, सिल्वर, गोल्ड, देन अपना क्या प्लेटिनम, है ना, ये सब लास्ट में रहते थे। तो ये थे अपने लीस्ट रिएक्टिव, ये क्या थे अपने लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव थे। देन ये जो थे ये क्या थे, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे कि नहीं थे। देन ये क्या थे, ये मॉडरेटली रिएक्टिव थे कि नहीं थे, ये अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो मैंने एक बार बता दिया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो इस फॉर्मेट में रहते हैं, जिसमें से मोस्ट रिएक्टिव है ये, ठीक है, ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव है ये, ठीक है। ऐसी एक चार्ट थी, ठीक है, तो कि पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव में आ जाते थे जिंक, आयरन, कॉपर, देन लीस्ट रिएक्टिव में क्या आ जाएगा अपना सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है, याद रखना है अपन को। अब अपन धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं इनको हम कैसे अभी कंसंट्रेट करेंगे। अभी तक अपन ने पढ़ा क्या, क्रशिंग ग्राइंडिंग की है, और अभी हमने देखा कि भाई कौन कौन से ओर्स की है। अब जब हमने बॉक्साइट निकाला तो बॉक्साइट की हमने क्रशिंग ग्राइंडिंग कर ली, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, देखो फर्स्ट स्टेप लगा बट दिस इज एक्चुअली सेकंड स्टेप, बट ठीक है। चलो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे किसका, ओर का।
इसको क्या कहते हैं, एनरिचमेंट। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अब जो हमारे पास गैंग है, गैंग हम पढ़ चुके हैं। गैंग क्या होता है बताया था, सैंड, सॉइल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, रॉक्स, ठीक है, ये सब जो उसमें होती है पत्थर में। ठीक है, अब इसको रिमूव करना है, कैसे रिमूव करेंगे, दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। हाथ से भी कर सकते हो या मशीन से कर सकते हो या केमिकल से कर सकते हो। कैसे, पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। क्या है पहला, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन से क्या समझ में आ रहा है कि यार ग्रेविटी का यहाँ पर कुछ रोल है, कुछ ग्रेविटी का रोल है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप पानी लेते हो, पानी लेते हो, तेल लेते हो, पानी लेते हो, तेल लेते हो, तेल तैरता क्यों है ऊपर, पानी में ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। क्या है, उसकी डेंसिटी पानी से कम है। यहां पर डेंसिटी का रूल यही है कि ग्रेविटी सेपरेशन में कुछ नहीं हो रहा है, यही हो रहा है, एक का डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो तो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी ऊपर तैरेगा। बस दोनों चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि छानने वाले, कभी किसी को पानियों में, जैसे ज्यादातर साउथ अफ्रीका वगैरह में हम देखते हैं पानी में पानी में जो कभी कभी ओर्स मिल जाते हैं, मेटल्स मिल जाते हैं, उनको ऐसे छन्नी में लेते हैं, छन्नी में लेते हैं, फिर ऐसे 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 करके ऐसे करके छानते हैं उसको पानी से। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो धूल है, जो सॉइल है, वो मिट्टी है, वो पानी में ही घुल के पानी में चली जाती है। बाकी जो बचता है वो मेटल बचता है, वो क्या बचता है, ओर बचता है। ठीक है, यहां पर अभी और एग्जांपल देखेंगे, टेंशन नहीं लो। फिर क्या, डिफरेंस इन डेंसिटी, और जो रहता है वो हैवी रहता है और गैंग इज लाइट। पता है भाई, धूल रहेगी वो पानी में मिलके ऊपर आके बह जाएगी, जबकि जो पत्थर है वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है, फिर ऑक्साइड ओर्स, कैसे, कौन कौन से, कहां यूज होता है, ऑक्साइड ओर एंड कार्बोनेट, ऑल्सो कार्बोनेट ओर्स। ये क्या लिखा है, ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर, इसका मतलब ऐसे ओर्स जिसमें ऑक्साइड है या कार्बोनेट है, वही ओर्स को आप ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हो। बस किन ओर्स को कर सकते हो, जिन ओर्स में कार्बोनेट है या ऑक्साइड है। कार्बोनेट या ऑक्साइड मतलब, ऑक्साइड मतलब जिस ओर में ऑक्सीजन है, यहां लिख देता हूं, जिन ओर में क्या है, ऑक्सीजन है। कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल भाई अपन ने पढ़ा था हेमेटाइट, हेमेटाइट पढ़ा था, बॉक्साइट था, बॉक्साइट मतलब Al2O3 डॉट 2H2O, हेमेटाइट Fe2O3, है ना, ये सब हेमेटाइट, अपना बॉक्साइट, इन सब, ये सब ऑक्साइड्स के हो गए। अब कार्बोनेट, कार्बोनेट जिनमें CO3 रहे, जिनमें क्या रहे, CO3 रहे, जिनके ओर्स के फॉर्मूले में CO3 प्रेजेंट रहे। ठीक है, आया समझ में क्या कह रहे हैं, जिनमें ऑक्साइड्स है, जिनमें कार्बोनेट ओर्स हैं, जो ऐसे ओर्स हैं, उन्हीं को आप ग्रेविटी सेपरेशन वाली मेथड से कर सकते हो। ठीक है, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। ऑफ कोर्स दिखा देते हैं एक बार, देखो ये है हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। कैसे, देखो ये हमारा एक बर्तन है, ये हमने क्या लिया, एक बर्तन ले लिया। ठीक है, इस बर्तन में नीचे धीरे धीरे करके हम निकालेंगे किसको, ये हमने रख दिया पूरा पाउडर, जो पाउडर हमने अभी ग्राइंड किया था ना, उस पाउडर को हमने यहां पे भरा। जो पाउडर था ना, ओर वाला पाउडर जो था, उसको हमने इस मशीन में डाला। फिर यहां से वो छन के नहीं, एक्चुअली वो यहां से नीचे आया, नीचे गिरेगा कहां, यहां देखो ये पानी है, ये वाटर इनलेट है, वाटर इनलेट मतलब यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है, और ऐसे सेक्शंस बना दिए, ऐसे कॉलम्स के सेक्शंस बना दिए हैं कि पानी, एक बात बताओ, अगर मैं कुछ भी ये ले लेता हूं, एक किताब ले लेता हूं, तो अगर मैंने इसके ऊपर से पानी बहाया, इसके ऊपर से पानी बहाया, तो अगर इसमें भले ही मेटल नीचे चिपकना होगा, पर वो तो बह ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ इसको रोकने कुछ नहीं है। इसको रोकने के लिए हम सेक्शंस डिवाइड करने के, कि यार जो नीचे डेंसिटी वाला है वो नीचे तो जाए, रुकेगा कैसे वरना, तो इसको नीचे क्या है, ओर है, नीचे क्या रह गया, नीचे क्या रह गया है, ओर, नीचे क्या रह गया, ओर, ऊपर क्या रह गई, गैंग। क्यों रह गई, पानी आया, ये बहुत सारी धूल थी, उसी में आपका मेटल्स भी थे, उसी में आपके सैंड पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, जो आपने क्रश किए हैं। जब आपने पानी डाला तो जो इस पानी में मिलके, पानी में घुल के, कौन क्या क्या घुल के, पानी में घुल के, सैंड, डस्ट, स्टोन, ये सारे पार्टिकल्स पानी में घुल के क्या हुए, बह गए, पानी में घुल के बह गए, बाहर बह गए। और डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो मेटल्स थे वो यहां रह गए। क्या है, मेटल ओर,
मेटल और वो यहां रह गए। आ रही है बात समझ में? क्या हुआ है, एक अपन ने कोई बॉक्स लिया है, समझो एक मशीन है, ठीक है, जिसमें हमने यहां से डाला क्या, अपना पाउडर, ग्राइंडेड ओर पाउडर, ठीक है, ये डाला। इसमें जब डाला, यहां से पानी चल रहा था, पानी चल रहा था, तो जितने भी गैंग पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ गए सतह के, ठीक है, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, यहां से वो बाहर चले गए, यहां से वो बाहर चले गए, बाहर चले गए, और क्या रह गए नीचे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो मेटल और नीचे रह गए। समझ में आया? चलो फिर देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ से क्या समझ में आया? फ्रॉथ मतलब होता है झाग। फ्रॉथ मतलब क्या होता है? झाग, ठीक है, फ्रॉथ मतलब क्या होता है? झाग। फ्रॉथ फ्लोटेशन, इसका क्या है प्रिंसिपल, क्या है कि डिफरेंस इन वेटिंग, मतलब कुछ ऐसे, जब आप पढ़ेंगे, लिख देता हूं यहां पे, जब आप कोई भी मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। फोबिक, ठीक है, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक और एक होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? फिलिक, ये शब्द जहां भी आपको मिले, फिलिक, फिलिक शब्द का मतलब होता है लविंग, फिलिक शब्द का मतलब होता है लविंग। फोबिक, फोबिक, फोबिया, हमें इससे डर है, हेट, हेटरेड, ठीक है, हमें इससे डर है, हमें इसका फोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है हमें, ठीक है, हमें हाइट का फोबिया है, ठीक है। चलो तो फिलिक और फोबिक समझ गए। तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, जो वाटर लविंग है, जो वाटर लविंग है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कह देते हैं भाई हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर वाटर हेटर है, ठीक है, जो वाटर से डरते हैं या फिर वाटर पसंद नहीं उनको, वो हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। इसका मतलब सीधा से, ये तो मैंने अभी थोड़ा कमर्शियल लैंग्वेज में बता दिया, थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज में बता दिया। एक्चुअली व्हाट दिस मींस इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स पानी में घुल जाते हैं, पानी में इजीली मिक्सेबल हैं, पानी के साथ साथ रहते हैं, पानी से जुड़ जाते हैं। जबकि हाइड्रोफोबिक जो है वो पानी से जुड़ते नहीं, वो पानी के विरुद्ध जाते हैं, वो तेल से ज्वाइन होते हैं, वो ऑयल से मिक्स होंगे, ठीक है। समझ में आया? वाटर हाइड्रोफिलिक किससे मिक्स होगा? पानी से मिक्स होगा। हाइड्रोफोबिक किससे मिक्स होगा? ऑयल से मिक्स होगा। समझ में आई? दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा साइंस नहीं है, बस क्या है, तो क्या कह रहे हैं, डिफरेंस इन वेटिंग, और वेट्स विथ ऑयल। क्या कह रहे हैं? और वेट्स विथ ऑयल। इसका मतलब और जो है वो क्या हुआ, एक ऑयल के साथ मिल रहा है तो क्या हुआ? हाइड्रोफोबिक हुआ। जबकि गैंग वेट्स विथ वाटर, अरे एक बात बताओ, जब हमने पानी लिया तो उसमें अगर हमने धूल, मिट्टी, ये सब घोली तो घुल जाती है ना, मिट्टी घुल जाती है ना, जबकि अगर उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर होते तो नीचे बैठ जाती है, पानी में नहीं घुलती। घुल जाती है क्या पानी में? पत्थर घुलेंगे क्या पानी में? पत्थर नहीं घुलेगा पानी में, पर जबकि जो धूल होगी, मिट्टी होगी, वो पानी में घुल जाती है। बस यही कह रहे हैं, जो गैंग है, गैंग पार्टिकल्स हैं, वो वेट्स विथ वाटर, ठीक है, जबकि और वेट्स विथ ऑयल। और ऑयल कौन सा यूज होता है? पाइन ऑयल। ध्यान से याद रखना, ऑयल कौन सा यूज होता है यहाँ पे? पाइन ऑयल। ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से याद रखना। क्या, कौन सा ऑयल यूज होता है? पाइन ऑयल, ठीक है। ये किन ओर्स के लिए होता है? ऐसे ओर्स जिनमें सल्फाइड होता है। सल्फाइड मतलब सल्फर, एस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ZnS, CuFeS2। इसका नाम क्या था CuFeS2 का? बताओ, कमेंट में बताओ। कॉपर पायराइट था ना नाम। चलो अब हम देखते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन, बता देता हूं आपको। देखो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन, इस टाइप का मशीनरी होता है, इस टाइप का मशीनरी होता है। इसमें क्या हुआ, समझो एक ये है बर्तन है हमारे पास, एक मशीनरी है, इसमें हमने सबसे पहले एक, जैसे समझो एक मथनी है हमारे पास। मथनी देखी होगी, कभी नहीं देखी तो मूवीज में देखी होगी, जो मथती है, मम्मी लोग मथती नहीं है, तो मथनी के बीच समझो मटका है, मटके के बीच हमने ऐसा एक डंडी है जो डाली है, और उसको मथनी की तरह यूज कर रहे हैं। सेम यहां पे हो रहा है। अच्छा, मथनी नहीं देखी तो वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें समझो अंदर वाला डिब्बा ये है, जो वॉशिंग मशीन का डिब्बा, और ये डंडी है, इससे घूमेगा। जो नीचे रोटेटर होता है उसका काम भी यही होता है, उसका काम भी यही है, रोटेटर, घूमने का। क्या काम है इसका? रोटेशन का। क्या काम है इसका? रोटेशन का। ये घूमेगा। अब घूमेगा, आप बताओ यहां पे ये क्या है? वाटर एंड पाइन ऑयल। यहां पे क्या डाला है आपने? वाटर एंड पाइन ऑयल। आपने पानी और तेल दोनों डाल दिए हैं इस कंटेनर में, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें वो पाउडर डाला, पाउडर डाला, उसके बाद आपने रोटेटर घुमाया, रोटेटर घुमाने के साथ साथ आपने उसमें एयर सप्लाई भी दी है। क्या दिए?
एयर सप्लाई भी दी है। एयर सप्लाई क्यों दी है? क्योंकि झाग बनना चाहिए, बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे, ओर्स ऊपर आएंगे। यहां पे क्या हुआ? फ्रॉथ। फ्रॉथ में क्या होगा? जो तेल के साथ मिले गए हैं, हमने क्या भी पढ़ा था, ओर्स किसके साथ मिलेंगे? वेट किसके साथ होंगे? वो ऑयल के साथ होंगे। ऑयल के साथ मिलके ऊपर आ गए सतह पे, ऊपर आ गए सतह पे, तो इस झाग को यहां पर अपन ने इकट्ठा कर लिया। कहां पे? यहां पे अलग जगह, कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर। ये सल्फाइड ओर कंसंट्रेटेड आ गए हमारे पास, ठीक है। जबकि जो गंदगी थी, जो गैंग पार्टिकल्स थे, वो नीचे समा गई, बस वो पानी के साथ मिल गई। जबकि तेल क्या है? तेल तैरता है ना, तेल पानी के ऊपर तैरेगा, तो तेल जो ओर्स मॉलिक्यूल थे वो अपने साथ उसको मिला के चिपका के ऊपर ले गया, ऊपर ले गया और यहां पे इकट्ठा करवा दिया। कहां? अलग बर्तन में। जबकि जो गैंग पार्टिकल्स थे वो पानी, वाटर फिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो पानी से मिले, पानी से जुड़े, नीचे रह गए, नीचे से गैंग पार्टिकल अपन ने सेपरेट कर लिया। गॉट माय पॉइंट? इतना सा था। इसको एजिटेटर भी कहते हैं। चलो, किसको? इसको, यहां से, ठीक है। चलो, थर्ड क्या थी प्रोसेस? थर्ड है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है भाई, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। जैसे तो यहाँ पे खुद सोचो, मैग्नेट, मैग्नेट किससे चिपकता है? आयरन से। तो यहाँ पर आयरन ओर्स, आयरन ओर्स को आप सेपरेट कर सकते हो, आयरन ओर्स को कंसंट्रेट कर सकते हो। किसको कंसंट्रेट कर सकते हो? आयरन ओर को। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। चलो देखते हैं मैग्नेटिक प्रोसेस क्या होती है भाई। ये देखो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे भाई। हमने ये बर्तन लिया है, इसमें हमने पाउडर्ड ओर, वो जो ग्राइंड किया था पाउडर ओर का, वो यहाँ पे डाला है और यहां से हम उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। इनलेट है और यहाँ ये क्या है? रोलर्स है। क्या है? मैग्नेटिक रोलर्स। ये घूम रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये घूम रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ठीक है। ये घूम रहे हैं और ये है बेल्ट। ये क्या है? कन्वेयर बेल्ट। ये बेल्ट के ऊपर समझो एक रोलर लगे हैं। ये जो रोलर्स हैं इसके ऊपर हमने एक बेल्ट लगा दी है, कन्वेयर बेल्ट। यहां से जाके ओर्स इस बेल्ट पे गिर रहा है और फिर ये रोलर्स घूम रहे हैं। रोलर्स घूमेंगे तो बेल्ट भी घूमेगा, बेल्ट भी घूमेगा तो ओर भी इसके साथ साथ घूम घूम के यहां आ रहे हैं। अब ये जो रोलर्स है वो मैग्नेटिक रोलर्स है। क्या है? मैग्नेटिक रोलर्स है। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर जब गिरा पाउडर में अभी दोनों है। पाउडर में अभी क्या क्या है? यहां पे मेटल भी है और गैंग भी है। मेटल भी और गैंग भी है अभी, ठीक है। जैसे यहां आया तो जो मेटल है, कौन सा मेटल था? वो आयरन मेटल थे, आयरन ओर्स थे। क्या थे? आयरन ओर थे, आयरन ओर थे। तो ये पाउडर्ड आयरन ओर है, वो यहां चिपक जाएगा। इससे चिपका है, अभी भी चिपका है। जैसे यहां आएगा, अब इससे मैग्नेटिक छूट जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म छूट जाएगा, तो ये आयरन ओर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसी को मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहेंगे। क्यों कह रहे हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स? वो जुड़े थे ना इससे, उन्हीं को आयरन। इसको क्या कह रहे हैं अपन? आयरन और कॉन्सेंट्रेटेड आयरन और यहां पे इकट्ठा हो गया। और जबकि यहां पे क्या हुआ? यहां तो धूल को तो चिपका नहीं पा रहा था, तो यहां तक गया, यहां से छूट गया। यहां से धूल को तो होल्ड किया नहीं था, वो जहां तक बेल्ट की क्षमता नहीं उसको पकड़ने की, पकड़ा फिर छोड़ दिया। तो यहां धूल एक जगह इकट्ठी हो जाती है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स या फिर इसी को क्या कह देते हैं अपन? गैंग। ठीक है। चलो अपन ने अब क्या क्या देख लिया भाई? ऑक्साइड ओर्स का देख लिया कंसंट्रेशन, कार्बोनेट ओर्स का देख लिया, सल्फाइड ओर्स का देख लिया, आयरन ओर्स का देख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसका नाम है बेयर्स प्रोसेस। इसका नाम क्या है? बेयर्स प्रोसेस। वो क्या होती है बेयर्स प्रोसेस? इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ पे बॉक्साइट का यूज हो रहा है। बॉक्साइट ओर का कंसंट्रेशन की, बेसिकली एल्यूमिनियम को कैसे निकालते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो, आई होप आई हैव दैट स्लाइड फॉर यू ऑल। ये हाँ, यही है अपना, क्या है? बेयर्स। ये क्या कहलाती है आपकी पूरी? बेयर्स प्रोसेस। ये क्या है आपकी? बेयर्स। ये क्या है आपकी? बेयर्स प्रोसेस है, राइट। ये क्या है आपकी? बेयर्स प्रोसेस है। क्या है इसमें? बॉक्साइट लिया। बॉक्साइट क्या था? Al2O3.2H2। मेरे साथ साथ बोलना, ये सब चीजें ना रटने की है। ये फॉर्मूला रटने का काम है, ठीक है। इसको आप कॉन्सेप्चुअली नहीं कर सकते, तो इसको बोल के याद करो। मेरे साथ बोलो, क्या है बॉक्साइट का फॉर्मूला? Al2O3.2H2O। इसको क्या किया अपन ने? बॉक्साइट को सबसे पहले एक डालते हैं प्रेशर वेसल में।
प्रेशर वेसल में डालते हैं। प्रेशर वेसल मतलब ऐसा वेसल जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड किया है अपन ने उस गैस को भर के। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर रहता है कुछ 170 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। हाई टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है। इसमें अपन डालते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, याद रख लेना, NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, ठीक है। NaOH अपन ने इसमें डाला। NaOH क्या है, NaOH क्या है, एक बेस है। NaOH क्या है, बेस है, ठीक है। अब NaOH इसमें डाला, ठीक है, तो ये क्या बन के निकलता है, Al2O3.2H2O से बन के निकलता है NaAlOH4, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बन के निकलता है। आपने क्या डाला था, Al2O3.2H2O डाला था आपने, क्या बन के निकला, NaOH जब डाला तो क्या बन के निकला अपना, NaAlOH4, क्या निकला, NaAlOH4। अल्टीमेटली क्या निकलेगा, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, रोटेटर रहेगा, अल्टीमेटली मिलेगा अपन को एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही, Al2O3। ये मिलता है बेसिकली। केमिकल फॉर्मूलाज के बेसिस पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, केमिकल बेसिस फॉर्मूला के बेसिस पे। आई समझ में अपनी इतनी बात, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपने सबसे पहले बॉक्साइड लिया जिसका फॉर्मूला क्या है, बोलो मेरे साथ, Al2O3.2H2O। फिर उसके बाद अपन ने उसको एक प्रेशर वेसल में डाला। प्रेशर वेसल में डाला, टेम्परेचर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा था, और उसमें प्रेशर वेसल में क्या डाला, NaOH, कॉस्टिक सोडा, ये अपन ने उसमें डाला, ठीक है। उसके बाद बन क्या गया, कन्वर्ट क्या हो गया, वो सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसका हुआ क्रिस्टलाइजेशन। क्या हुआ इसका, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन, उसको एज अ क्रिस्टल्स बना दिया, कुछ नहीं। क्रिस्टलाइजेशन में बना रोटेटर। रोटेटर मतलब जो अपन ने इधर देखा था ना फ्रॉथ फ्लोटेशन में, इस टाइप का ये रोटेटर, ऐसे रोटेटर में डाला, रोटेटर में डाला, बस कुछ नहीं, कन्वर्ट काय में हो गया, Al2O3 में। समझ गए, कुछ नहीं था, कुछ बड़ी चीज नहीं है, अपन को समझ में आ गया ये Al2O3 कैसे आया। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार देख लें, ठीक है। हाँ, इसको, इस प्रोसेस को कहते थे केमिकल लीचिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते थे, केमिकल लीचिंग। क्यों कह रहे भाई केमिकल, केमिकल क्यों कह दिया, अरे यहाँ पर अपन ने कॉस्टिक सोडा का यूज किया ना, अभी तक ऊपर अपन ने किसी चीज का यूज किया है क्या, यहाँ पानी का यूज किया था, पानी तेल का, उसको थोड़ी अपन केमिकल कहेंगे, ये केमिकल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ केमिकल लीचिंग इसलिए कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंडेंट रहता है, और डिसॉल्व इन अ केमिकल गैंग डज नॉट। इसको अभी अपन आगे और अच्छे से देख लेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ लिया, ऑक्साइड और कार्बोनेट और किससे होंगे, ग्रेविटी सेपरेशन से। सल्फाइड ओर्स किससे होंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन से। आयरन ओर्स किससे होंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन से। बॉक्साइट किससे होगा, अपना केमिकल लीचिंग, या फिर बेयर्स प्रोसेस, याद रखना, बी से ही बॉक्साइट होता है, बी से ही बेयर्स होता है। बॉक्साइट का इसका और है एल्यूमिनियम का, ये चीज रट लो, ठीक है, दिमाग में बसा लो बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब अपन देखेंगे एक एक करके। अभी सबसे पहले अपन ने क्या देखा था भाई, क्रशिंग ग्राइंडिंग देख ली, दूसरी देख ली कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देख लिया। हाँ, अब देखो, अभी कन्वर्जन टू ऑक्साइड है, क्या है, थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। अभी हम ऑक्साइड में बदलेंगे, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, वो स्लाइड देख लेता हूं, आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, देखो, ये देखो, इस स्लाइड को देखो, क्या कहना है यहाँ पे, एक मेटलर्जी की फ्लो चार्ट होती है, क्या होती है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कुछ होते हैं, जो कि ये है, ये क्या है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको क्या होता है, ये कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, इनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। कार्बन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक बार बता देता हूं, जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक अच्छे से आराम से भी पढ़ सकते हैं, बट एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कुछ नहीं है, नाम में ही बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम में ही बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन इसका मतलब किसी चीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं अपन, क्या हो रहा है, किसी चीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है। रिडक्शन में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, या फिर और लॉस ऑफ ऑक्सीजन,
या फिर और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या अंतर है? ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई कंपाउंड, समझो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमने Zn लिया, जिंक था, हमने क्या जिंक लिया, इसमें हम O2 मिलाया तो ये ZnO मिल गया। क्या बन गया? ZnO। तो ये क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। क्या बन गया? ये जिंक ऑक्साइड बन गया। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। देखो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? जिसने इसका ऑक्सीडेशन कराया, किसने कराया? O2 ने कराया। जिसने इसका ऑक्सीडेशन कराया वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट्स होते हैं ना, जैसे नॉर्मल एजेंट्स होते हैं कि भाई हमें यहां से यहां ट्रिप पे जाना है, ठीक है, हमें यहां से यहां ट्रिप पे जाना है, तो आप हमें एजेंट बन जाओ, तो वो आपको बता देते हैं, आपको भेज देते हैं। उनका काम क्या होता है? आपको यहां से वहां करवा देना। और यहां O2 का काम क्या था? इसको ऑक्सीजन दिलवा देना। तो इसको ऑक्सीजन दिलवा दिया, अपना एक ऑक्सीजन दिलवा दिया, तो क्या हो गया? एजेंट बन गया। किसका? ऑक्सीडाइजिंग का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आ रहा है? इतनी बात अभी तक समझ में आई कि नहीं? आ गई? चलो अब देख लेते अपन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या देखेंगे? ले लेते हैं अपन कोई ऑक्सीडाइज चीज, COO, कॉपर ऑक्साइड। इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, COO। COO में जब हम H2 मिलाएंगे, COO में जब हम H2 मिलाएंगे तो यहां पहली बात क्या बन जाएगा? खुद सोचो, रिडक्शन हो रहा है, H2 या तो दे देगा ये, या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहां ऑलरेडी है तो इसका लॉस करवा देते हैं, ऑक्सीजन का लॉस करवा देते हैं। H2O को ले लेगा, क्या हुआ? COU प्लस H2O हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। या फिर ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। यहां ये क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था इसका, तो ये क्या हो गया था? ऑक्सीडाइज हो गया था। ये क्या हो गया था? ऑक्सीडाइज। ये क्या हो गया था? रिड्यूस। ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये रिडक्शन करवा रहा है। इतनी बात समझ में आई अपने? क्या क्या बता दिया अभी मैंने? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कुछ नहीं होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का देना, गेन ऑफ लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं गेन ऑफ। ठीक है, क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आया इतना समझ में? गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आया इतना समझ में? एग्जांपल देख लिया अपन ने कि भाई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक ऑक्सीडेशन एजेंट आता है, वो आपके एक मेटल को क्या कर देता है? मेटल को, या फिर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, सिर्फ मेटल होना जरूरी नहीं है, किसी एक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करा देता है, ऑक्सीजन दिलवा देता है, या फिर उसका हाइड्रोजन छुड़वा देगा। जैसे इसने यहां पे ऑक्सीजन छुड़वा दिया, ऐसे ही हाइड्रोजन छुड़वा देगा। ये काम रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सामने वाला क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेम गोज फॉर रिडक्शन। एक रिड्यूसिंग एजेंट आता है, एक सब्सटेंस का रिडक्शन करवा देता है। ये जो सब्सटेंस था ये क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। आ गई बात समझ में? इतनी सी बात थी, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे क्या कह रहे हैं। कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये रिड्यूस नहीं हो पाते कार्बन से, कार्बन सी से क्या नहीं हो पाते? रिड्यूस नहीं हो पाते, इसलिए इनके लिए अलग प्रोसेस बनाई है। देखो अभी तक सारी प्रोसेस सेम है। अभी तक अपन ने कंसंट्रेशन किया, ओर्स का कंसंट्रेशन कर दिया। ओर्स का क्या कर दिया? अभी तक अपन ने ओर्स को कंसंट्रेट कर लिया है। कंसंट्रेट कर लिया, तीन तरह से इनका आगे और कंसंट्रेशन होगा। कैसे? एक हाई रिएक्टिव मेटल्स का अलग होता है, मीडियम रिएक्टिव अलग, लोअर रिएक्टिव अलग, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो हाई रिएक्टिव वालों का क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होती है यहां पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देख लेंगे भाई। कहां गया? हाँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस। एक इसको मैं ही बना देता हूं अच्छे से। देखो
समझो ये आपका बीकर है, एक आपका एक बीकर, बीकर सबने देखा होगा, अरे कोई पतीला समझ लो, कोई बर्तन है, ठीक है, कोई बर्तन है, अपन ने उसमें यहाँ पे भरा है क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है, यहां पे डालेंगे अब हम एक यहां पे डाला हमने, ये है समझो एनोड और ये है समझो कैथोड, एक क्या हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड, ठीक है, इन दोनों को साथ में क्या कहेंगे, एनोड प्लस कैथोड इज इक्वल्स टू, एनोड और एक कैथोड है, इनको हम क्या कहते हैं, क्या है ये, इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, ठीक है, तो ये कैथोड कैथोड है, एनोड है, इनका साइन क्या रहता है, मैं आपको 2 लेक्चर्स में ही बता चुका हूं, फिर से क्या कहलाते हैं बताओ, बोलो, कैथोड को क्या कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस की पॉजिटिव, माइनस की पॉजिटिव, माइनस, एनोड पे पॉजिटिव, ऑपोजिट रहता है, कैटाइन पे क्या रहता था, पॉजिटिव, तो कैथोड पे नेगेटिव, एनाइन पे माइनस, तो एनोड पे पॉजिटिव, समझ में आया इतना बात। अब क्या हो रहा है, यहां हमने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से, समझो एक बैटरी से कनेक्ट किया हमने, ठीक है, इन बैटरी से हमने इसको कनेक्ट करवा दिया इन दोनों इलेक्ट्रोड को, ठीक है, यहां पे क्या है माइनस, ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, ये है बैटरी, ये क्या है बैटरी, ठीक है। अब हमने जब ये कनेक्ट करवाया है, अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें जो हमने वो पाउडर डाला था, जो कंसंट्रेशन हमारे पास जो कंसंट्रेटेड पाउडर आया है, अब हमें उसको इसमें डाल देना है। इसमें डालते साथ ही समझो, फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूं, इसमें आपने डाला, यहीं का कोई एग्जांपल ले लो, मैं बताता हूं, ये देखो आपने कौन कौन सी रिएक्टिव मेटल थे, ये थे, सोडियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, पोटेशियम था, ठीक है, अपन सोडियम का ही ले लेते हैं। जब आपने एक चीज यहां, हाँ एक चीज अच्छा याद आया, यहां पे लिख लो ना, यहां पे एक चीज और लिख लो, क्या, कि जो जैसे ये सारे मेटल्स हैं, एक और मेटल है सोडियम, सोडियम मेटल का और क्या है, NaCl, सॉल्ट ही एक और है, जो अपन नमक खाते हैं, ये क्या है और है, किसका, किस मेटल का, सोडियम का, किसका मेटल का, सोडियम का, आई बात समझ में, चलो यहां पे आ गए थे। अब जब हमने इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है, सोडियम का और डाला है, और डाला, यहां पे आप किसी का भी डाल सकते हो, ठीक है, पानी में, वाटर में किसी का भी जब और डालोगे, और इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे ही होती है, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली कुछ नहीं है, उस सॉल्यूशन में जब आप कैथोड और एनोड डालते हो और जब बैटरी ऑन करते हो, तो आगे की प्रोसेस में बताता हूं। यहां समझो आपने बैटरी ऑन कर दी, NaCl अभी तक डला हुआ है, ठीक है, अभी तक NaCl डला हुआ है, अब क्या होगा, Na और Cl आपस में कट जाएंगे, आपस में बट जाएंगे, क्या हो गया यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, टूट गए आपस में, टूट गए आपस में, Na किस में टूटेगा, पॉजिटिव में, Cl किस में टूटेगा, माइनस में, जो पॉजिटिव माइनस है ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये कैटाइन, ये क्या कहलाएगा, एनाइन, समझ में आया क्या हुआ। देखो इनको आप दोनों 3 तरीके से तोड़ सकते हो, इसको आप 3 मेथड से तोड़ सकते हो, 3 मेथड से तोड़ने के, कौन कौन से भाई, एक तो यही है इलेक्ट्रोलिसिस, करंट दे दो, हीट दे दो, हीट दे दो, टेम्परेचर दे दो, ठीक है, ठीक है, हीट दे दो, टेम्परेचर दे दो, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी दे दो, लाइटनिंग, ठीक है, सनलाइट, ये कुछ मेथड्स होते हैं ब्रेक करने के लिए इनको, ठीक है, किसको, NaCl या फिर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी ऑन करने, ठीक है, तो Na टूटा और Cl माइनस टूटा, Na प्लस Cl माइनस। अब क्या होगा, जो कि ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्या पढ़ा था अपन ने, एक बार पढ़ा था ना ये, कि भाई जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव दो लोग आपस में रिपेल करते हैं, रिपेल मतलब दूर भागते हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जब हम इसको पास लाएंगे तो दूर जाएंगे, पास लाएंगे तो दूर जाएंगे, चिपकेंगे नहीं, जबकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जैसे ही पास में लाऊंगा चिपक जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं लाइक्स attract each other
सॉरी लाइक्स repel each other और unlikes attract each other. ठीक है, unlikes मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक्स मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। आई बात समझ में? तो क्या होगा यहां पे, पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, पॉजिटिव, यहां जो पॉजिटिव के है ना सोडियम सोडियम, ये सोडियम के हैं समझो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये किसके सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, इससे चिपक जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। और जो Cl के हैं, Cl के इससे चिपक जाएंगे, Cl के इससे चिपक जाएंगे। ये क्या है, सोडियम, सोडियम मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, Cl। बस इससे चिपके, अपन ने इसको बाहर लाया, इससे सारा सोडियम गिराया, तो पता कैसे दिखने लगता है, देखो इसको ऐसा दिखने लगेगा आपको, ऐसा ऐसा कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसके आजू बाजू कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसके ये तो कॉपर, एक कॉपर और सल्फेट का एग्जांपल है कि कॉपर, देखो एक एग्जांपल यही ले लो, कॉपर सल्फेट अगर CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 है, आपको दिखता है ना, हाँ CuSO4 है अगर, तो कॉपर प्लस में, प्लस किससे, नेगेटिव से जुड़ेगा, कैथोड से जुड़ जाएगा, और SO4 इससे जुड़ जाएगा, तो यहां ना एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मेटल्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। आप इसको निकालो, पूरा सेपरेट कर लो, आगे बात समझ में? चलो, ये होता है कौन सा प्रोसेस, हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव जो आपके मेटल्स होते हैं, अब देखो यहां प्योर मिल गया ना आपको, सिर्फ सोडियम मिल गया यहाँ पे इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, प्योर सोडियम मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है, चलो प्योर सोडियम मिल गया अब आपको यहाँ पे। अब देखो दूसरी चीज क्या थी यहां पे, दूसरे थे मीडियम रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव Zn, आयरन, PbSnCu, ठीक है, ये सारे आपके मीडियम रिएक्टिव हो गए, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे आप, इनको करने के लिए अब हमें चाहिए, और कंसंट्रेट बनाने के लिए अब हमें चाहिए ऑक्सीजन में इनका कन्वर्सेशन, मतलब ऑक्साइड में इनका कन्वर्सेशन, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। क्या देखेंगे हम, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। चलो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे मेटल्स आर इजियर टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, ये जो मेटल्स हैं इजी कब होते हैं, उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्जन के बाद, ठीक है। देन कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। क्या होगा जब अभी हम देखेंगे, तो मेनली जो हाई रिएक्टिव मेटल्स तो अभी अपन ने निकाल लिए, अब जो मिडिल मतलब जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो कि Zn हो गया, Fe हो गया, Cu हो गया, ये किस में जनरली प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट दो तरह से, कार्बोनेट्स में के फॉर्म में होते हैं, या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पे देख लो कैलामाइन, ये ZnCO3, ZnCO3 देखो किसके फॉर्म में है, कार्बोनेट, CO3 है ना, कार्बोनेट मतलब क्या होता है, कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बोनेट मतलब CO3, सल्फाइड मतलब S, समझ में आया, ये कार्बोनेट के फॉर्म में है, सल्फाइड और ZnS, समझ रहे हो। तो क्या रहते हैं ये जो मॉडरेटली अपने रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में रहते हैं या सल्फाइड्स के फॉर्म में रहते हैं, ओर्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अगर कार्बोनेट्स के फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन होगा उनमें, क्या होगा, कैल्सिनेशन। ये जो दो प्रोसेस है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अच्छा, रोस्टिंग से क्या समझ में आ रहा है, किसी चीज को रोस्ट कर रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे। सेम गोस फॉर कैल्सिनेशन, यहां भी गर्म हो रहा है, यहां भी गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ समझो आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, सिर्फ हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो। पर कैल्सिनेशन में कैसा हीट कर रहे हो, यहां पे एनारोबिक, एनएरोबिक, और यहां पे एरोबिक, यहां पे एरोबिक। एरोबिक एनारोबिक से क्या समझ में आया, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक मतलब हवा की प्रेजेंस में, बेसिकली एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक मतलब हवा आपने बंद कर दी, वैक्यूम में हो रहा है सब, वैक्यूम कंडीशन में, कि हवा बिल्कुल ही नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, उस प्रोसेस में आप कर रहे हो। ये मत सोचना अरे ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो आग कैसे लग रही है, अरे एक बर्तन में नहीं जा रहा है ऑक्सीजन, समझो एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, ये बॉटल है, इसको हमने टाइटली पैक कर दिया है, इसमें अब ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, पर हम नीचे से हीट कर रहे हैं इसको, इसके अंदर हीट तो जाएगी ना, ठीक है। तो ये नहीं सोचना अंदर से लग रही है, नहीं, अपन बाहर से हीट दे रहे हैं, अंदर इसके ऑक्सीजन नहीं जा रहा, पैक है बिल्कुल, ये क्या कहलाएगा, कैल्सिनेशन। और जिसमें पैक नहीं है, एरोबिक, रोस्टिंग होगी, ठीक है। देखो कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, CC से याद रख लेना, CC से,
CC से, बस दूसरा वाला हो ही जाएगा सल्फाइड रोस्टिंग। ठीक है, चलो क्या होगा यहाँ पे, कार्बोनेट ओर्स का एग्जांपल है ZnCO3 सल्फाइड ओर्स, जिंक ब्लेंडिंग। चलो फिर एयर सप्लाई यहाँ पे वही बताया, लिमिटेड या नो एयर, मेनली नो एयर ही याद रखना। ठीक है, फिर यहाँ एक्सेस एयर, एयर बहुत सारी। फिर रिएक्शन होता है कौन से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन, एक मॉलिक्यूल है उसको दो से बीच में विभाजन कर देना, तोड़ देना। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ZnCO3 जो था वो टूट जाएगा किस किस में, ZnO में और CO2 में। समझ में आया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। इसमें क्या होगा, रिमूव हो जाएगा क्या, CO2। इसमें क्या रिमूव, इसमें ऑक्सीडेशन होगा पर रिमूव क्या हो जाएगा, SO2। क्या रिमूव हो जाएगा, SO2। क्यों SO2 हुआ, क्योंकि भाई S को निकालना था ना, इसलिए तो हमने इसको क्या किया, एरोबिक कंडीशन में गर्म किया। क्यों, क्योंकि इसको मिल गया ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या हो गया, SO2 निकल गया यहां से। समझ रहे, और में सल्फर प्रेजेंट था, उस सल्फर को निकालने की बहुत जरूरत थी। ठीक है, उस सल्फर को निकालने के लिए हमने इसलिए अच्छी ऑक्सीजन वाली कंडीशन में इसको हीट दिया, ऑक्सीजन सल्फर के साथ बाइंड किया और SO2 निकल गया। देखो ZnS था, ऑक्सीजन आया O2, ZnO बना और SO2 बना। ये जो 2-3, ये 2-3 देख रहे हो, ये बैलेंसिंग कहलाती है, बैलेंसिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, मैं बताता हूँ, ZnS प्लस O2। देखो कुछ नहीं है इसमें, ऐसा पता, डरा नहीं करो किसी भी चीज को ना, अगर कभी लगे तो कमेंट में पूछ लिया, कभी डरना नहीं। प्लस O2 ये था, क्या बन गया था, ZnO प्लस SO2 ये बन गया था। अब हमें यहाँ कुछ नहीं देखना पड़ता है, बैलेंसिंग आज अभी सिखा दे रहा हूं। देखो क्या होता है यहाँ पे, हमें देखना है कि जितने एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट है उतने ही एलिमेंट्स यहां भी प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं Zn कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, चलो यहां कितना है, एक जिंक है। ठीक है, एक जिंक है। सल्फर कितना है, एक है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, दो है। ठीक है, दो है। यहां देख लेते हैं इससे, जिंक कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। जिंक कितना है, यहाँ एक है, एक है। सल्फर कितना है, एक है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो और एक, तीन है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 है। तो देखो बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने जब यहाँ 2 डाले तो यहाँ 3 कैसे बन गए, है ना। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए कि यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स यूज किए होंगे, यहाँ भी इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, बैलेंसिंग होती है। भाई एक बात बताओ, मैंने 100 ग्राम यहां से डाला है तो वहां जाके भी 100 ग्राम ही बनना चाहिए ना, ये एक्स्ट्रा 3 ग्राम कहां से आ गया, समझ में आ रहा है। वही है और कुछ नहीं, बैलेंसिंग यही है। बैलेंसिंग जो अपने रिएक्टेंट्स, ये होते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और ये बनता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल सेम करने अपन बैलेंसिंग कर देते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं बैलेंसिंग में, यहां देख लेते हैं, कुछ नहीं, मैं बता देता हूं, कुछ नहीं। यहां पे O2 है, O2 है, अगर मैंने यहां पे लगा दिया 3 2 जा कितना हो गए, 6 हो गए। अब यहां पे कितने हो गए, 6 हो गए। यहां पे कितने हो गए, अब 2 की जगह 6 हो गए। ठीक है सर, 6 हो गए। अब वहां हमें 3 और बढ़ाने हैं, तो हम 3 वहां कैसे बढ़ाएंगे, समझो हमने यहां पे कर दिया कि 3 ZnO कर दिया हमने, तो कितने हो गए वहां, 3 और 2 5 हो गए। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, इतना आया अभी तक समझ में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पे अगर 3 है तो अब देखो यहाँ ऑड नंबर आ गया और यहां पे एक इवन नंबर आ गया। ठीक है, यहां पर गड़बड़ हो जाती है, यहां पर अपन को समझ में आ गया यार ऑड और इवन से तो अब नहीं होगा। अब आप 2 बढ़ाओगे इस साइड, यहां भी 2 बढ़ाओगे तो ऑड इवन में अंतर रह जाएगा। अपन को इसमें इवन नंबर लाना है या ऑड नंबर लाना है। ठीक है, तो अपन ने एक काम करते हैं, इसको 3 को अपन ने हटाया कि नहीं यार 3 कुछ गड़बड़ कर रहा है। बैलेंसिंग इज ऑल अबाउट दिस, इसमें बैलेंसिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको झट से सॉल्व करना है तो एक दो ट्रायल लगेंगे, 1-2 ट्रायल में ही हो जाएगा, कुछ नहीं। अपन ने सोचा यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 लगाए, यहाँ कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। ठीक है सर, 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 और लगा देते हैं, कहाँ पे, इधर और 2 लगा देते हैं। यहाँ और अपन ने 2 लगा दिया, यहाँ अपन ने क्या किया, और 2 लगा दिया। अब कितने हो गए, अब हो गए टोटल सर 6। अब यहाँ पे 6 हो गए, पर सल्फर के आगे भी तो 2 लग गया। यहाँ पे सल्फर के आगे भी क्या लग गया, 2 लग गया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है सर, फिर यहाँ पे सल्फर एक ही है, अब इसको 2 कैसे करें, तो यहाँ पे जिंक कितना हो गया, जिंक भी 2 है, ऑक्सीजन बढ़ा तो जिंक भी तो बढ़ेगा, तो ये जिंक भी 2 हो गया है। देन यहाँ पे भी अपन को 2 करना है, तो बस 2। अब जिंक भी 2 हो गए, सल्फर भी 2 हो गए, जिंक भी 2 हो गए, सल्फर भी 2 हो गए। हो गई बैलेंस इक्वेशन की नहीं।
हो गई कि नहीं? देखो यहाँ पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? ऐसे होती है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये तो चलो फर्दर चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, अभी मैंने बस एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। चलो कहाँ गए थे अपन? हाँ, ये जो मैं बता रहा था यहाँ पे बैलेंसिंग हो रही है, यहाँ पे भी सेम बैलेंस्ड ही है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, ठीक है। चलो ये निमोनिक कैल्सिनेशन फॉर कार्बन, ये कुछ नहीं है। चलो देखते हैं आगे। आगे अपन को अभी क्या क्या समझ में आ गया भाई? हमने ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग के बाद हमने उसका किया कंसंट्रेशन, ठीक है। किसके मेथड से किया? फिजिकल मेथड भी थे, केमिकल मेथड्स भी थे। उसके बाद हाई रिएक्टिव मेटल का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थे उसका क्या करवाया अभी अपन ने? यहाँ पे ऑक्साइड्स में परिवर्तन करवाया। किसमें? ऑक्साइड्स में चेंज करवाए, ठीक है। ऑक्साइड्स में चेंज करवाए, ठीक है। कौन कौन से? कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के ओर्स को। इतनी बात आ गई समझ में अपन को? चलो देख लेते हैं। फिर तीसरा स्टेप या फिर चौथा कह लो, अपने हिसाब से चौथा चल रहा है यहाँ पे, वो क्या है? रिडक्शन टू मेटल। अब ऑक्सीडेशन करवाया है, क्या हुआ बेसिकली? देखो यहाँ पे देखो, बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एक ये टुकड़ा था, बड़ा सा टुकड़ा था, ठीक है। उसको अपन ने क्रशिंग की, छोटे छोटे टुकड़े हुए, ग्राइंडिंग की, पाउडर मिल गया अपन को, पाउडर मिल गया। पाउडर का अपन ने कंसंट्रेशन कराया, कंसंट्रेशन करवा दिया, सिर्फ अपन को प्योर पे धूल मिट्टी कंकड़ ये सब चले गए, इससे चले गए। अब अपन ने हाई रिएक्टिव का, तो चलो क्या हुआ यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं हाई रिएक्टिव मेटल्स का क्या हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। जो मॉडरेटली थे, मॉडरेटली में अपन ने क्या करवा दिया? यहाँ पे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करवा दिया। ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करवा दिया मतलब एग्जांपल लिख देते हैं, एक ZnO में कन्वर्ट करवा दिया। ZnO में है, अब अपन को ये O हटाना है। क्या हटाना है? अपन को ये O हटाना है। O कैसे हटता था? अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, रिडक्शन प्रोसेस से O हट जाता था। ऑक्सीजन कैसे हटेगा? रिडक्शन प्रोसेस से। ऑक्सीजन को लाने का मेथड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को हटाने का मेथड रिडक्शन। ऑक्सीजन को हटाना है, हटाएंगे कौन सी मेथड से? रिडक्शन मेथड से, रिडक्शन से। समझ में आ रहा है? तो अब यही प्रोसेस अपन यहां पे देख रहे हैं, कौन सी? रिडक्शन टू मेटल, ठीक है। जो ऑक्साइड से अपने उसको अब मेटल में अपन रिड्यूस करेंगे, ठीक है। कैसे? चलो, वंस वी हैव द मेटल ऑक्साइड वी रिमूव द ऑक्सीजन। उसकी कुछ 3 मेथड्स 4 मेथड्स अपन पढ़ेंगे। पहली स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग कुछ नहीं, रिडक्शन बाय कार्बन यूज्ड फॉर जिंक आयरन लेड, ये हो रहा है। ब्लास्ट फर्नेस, समझो एक ऐसा बड़ा टाइप का फर्नेस है, ठीक है। ऐसा बड़ा टाइप का फर्नेस है, बहुत ज्यादा हीटेड, 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाता है। यहाँ ऊपर कुछ और 1000 डिग्री सेल्सियस से हीट हो रहा है, यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस का हीट हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक ब्लास्ट फर्नेस कहलाता है। फर्नेस समझो, ठीक है। फर्नेस, सिगड़ी समझ लो एक तरह की, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस कहलाती है। इस ब्लास्ट फर्नेस में जब अपन इसको गर्म करेंगे वो स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है। इतना अपन को डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना याद रखो स्मेल्टिंग हो रही है, जिसमें क्या हो? रिडक्शन बाय कार्बन। कार्बन से अपन क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एग्जांपल देख लो, ZnO प्लस C। कार्बन को क्या कहते हैं? कोक भी कहते हैं। कार्बन को क्या कहते हैं? कोक। कोक पीने वाली नहीं, ये अलग है, कोक, ठीक है। C, Zn प्लस CO, देखो हट गया, ऑक्सीजन हट गया इसका, ऑक्सीजन हट गया कि नहीं? यहां से ऑक्सीजन हट गया, इसका ऑक्सीजन हटा, क्या बचा? Zn मिल गया अपन को, मिल गया, मेटल मिल गया अपन को, ठीक है। एग्जांपल ये दे रहे हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन में करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब कह रहे हैं। अपन को क्या याद रखना है कि भाई कार्बन से भी हो जाता है और CO से भी हो जाता है। किस किस से हो जाता है? C से भी हो जाता है, CO से भी हो। CO क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलो दूसरी प्रोसेस भाई, थर्माइट प्रोसेस। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थर्माइट प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आया था, आएगा भी, यही आया था। और क्वेश्चन ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रेलवे ट्रैक वेल्डिंग। रेलवे ट्रैक वेल्डिंग के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है? थर्माइट प्रोसेस का। ये आया था PYQ, ध्यान से अच्छे से देख लो। रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में कौन सी प्रोसेस का यूज होता है? थर्माइट। अब ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। इनकेस आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो थर्माइट प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं। थर्माइट प्रोसेस कौन सी मेटलर्जिकल प्रोसेस में आती है? क्या यूज होता है इसका? देखो, यूज्ड फॉर मैंगनीज एंड आयरन ऑक्साइड। किसके लिए?
मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड्स के लिए मैंगनीज का वो क्या होता है सिंबल Mn, आयरन का Fe, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स के लिए यूज होता है। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर क्या रहेगा, क्या रहेगा यहां पे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, ठीक है, क्या है, हाईली रिएक्टिव है और एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फिर जैसे यही था Fe2O3, अपन ने क्या लिया, आयरन का और जो ऑक्साइड में बदला था वो लिया, Al से रिएक्ट करवाया, Fe बचा, Al2O3 अलग हो गया, Fe आ गया, मिल गया अपन को, आयरन मिल गया। आयरन मिल गया कि नहीं, मिल गया, बस यही चाहिए था अपन को, मेटल ही चाहिए था, रिडक्शन टू मेटल, मेटल फाइनल अपन को मेटल चाहिए था, मिल गया, ठीक है। पर ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये ध्यान से देख लो। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक, एक्सो एग्जिट, बाहर एग्जिट होता है, किसकी, थर्मिक, थर्मिक हीट, थर्मिक मतलब हीट, बाहर हीट जाती है, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलो फिर देखते हैं ऑटो रिडक्शन, हीट अलोन। इसमें क्या होता है, यहां पर मरकरी का बेसिकली, मरकरी के लिए हम ये यूज करते हैं, इसको सिर्फ हीट कर देंगे ना, मरकरी के इसको ऑक्साइड को HgO, HgO होगा, मरकरी का ऑक्साइड क्या होगा, HgO होगा। HgO को हम जब ऑटो रिडक्शन में करना है तो इसको हीट कर दिया, बस नॉर्मली हीट कर दिया, हीट का सिंबल ये होता है, ये होता है हीट का सिंबल, ट्रायंगल, ये होता है हीट का सिंबल। किसी पे भी ऐसा रिएक्शन पे ऐसा लगाना, यहाँ कुछ कुछ रिएक्टेंट्स लिखे, यहाँ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हैं, उसके ऊपर ये ट्रायंगल लगा है, इसका मतलब हीट देना है अपन उसको, ठीक है। HgO को जब हीट किया, मरकरी अलग मिल गया, ऑक्सीजन अलग मिल गया, समझ में आई बात। चलो फिर इलेक्ट्रोलिटिक अपन देख ही चुके हैं भाई, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कुछ नहीं है, दो इलेक्ट्रोड्स लगा है, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड, कैथोड में पॉजिटिव पॉजिटिव वाला आ जाएगा, एनोड में नेगेटिव वाला चला जाएगा, ऐसे आप करके यहाँ रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आ गए इतने स्टेप समझ में, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फिर लास्ट होता है रिफाइनिंग। फिर क्या होता है लास्ट, रिफाइनिंग। चलो अब इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा, रिडक्शन टू मेटल। एक काम करते हैं, यहां सबसे पहले पन्ने पे सब कुछ लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा, फिर उसके बाद क्या था, ऑक्सीडेशन, कन्वर्ट टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज द मेटल ओर, ऑक्साइड किया मेटल को, फिर क्या किया, रिड्यूस किया, रिड्यूस कर दिया। अब क्या करेंगे अपन, ऑक्सीडेशन किया, रिड्यूस किया। यहां पे अपन ने क्या किया था, यहां पे देख लो क्या किया था अपन ने, रिड्यूस किया। उसके बाद अपन करेंगे अब रिफाइनिंग। देखो क्या करेंगे अपन, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन, और प्योर करेंगे भाई। हमको मिल गया है Fn, हमको मिल गया है Zn, हमको मिल गया है Cu, पर हम इसको और रिफाइन करेंगे, और प्योर करेंगे। कैसे प्योर करेंगे, तीन मेथड से होता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक, सेकेंड लिक्वेशन, थर्ड है जोन रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक में वही समझा चुका हूं, फिर से एक बार फिर से देख लो। एनोड पॉजिटिव, ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, कैथोड पे नेगेटिव, स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। मतलब समझे, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं, जो हमने पहले और इसमें इतना ही अंतर है कि जो एनोड और कैथोड होता है, हम उसको बेसिकली वही मेटल ले लेते हैं। समझो कैथोड पे अगर हमारा चिपकना होगा, Fe चिपक रहा होगा, तो हम कैथोड को प्योर आयरन ही लेंगे। प्योर आयरन की यहां रॉड ले ली, समझो ऐसी, बता देता हूं, देखो यहां समझो ये था, ठीक है, ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड, ठीक है। ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, बनाने का क्या सॉल्यूशन है। हाँ इस चीज को थोड़ा सा ये देखो, हाँ समझो एनोड ऐसा था और कैथोड था ऐसा पतलू सा, हमने पतली सी एक रॉड रख दी, ठीक है, पतली सी रॉड रख दी। समझो हमने ये रख दी, सोडियम की रॉड रख दी, सोडियम ही है, सोडियम का मेटल की रॉड रख दी, ठीक है। यहाँ पर हमने NaCl भर दिया, NaCl है, ठीक है, NaCl है, ठीक है, ये क्या है, NaCl है, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, जैसे हमने वही बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, क्या होगा, सोडियम जाके इसमें चिपकने लगेगा, सोडियम मॉलिक्यूल्स इसमें जाके चिपकने लगेगा, इसमें जाके चिपकने लगेगा, और एट लास्ट पता क्या कर देगा, एट लास्ट इसको इतना मोटा बना देगा इस रॉड को, और एनोड वैसी की वैसी रही आएगी। यहां पर क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, सोडियम मेटल इकट्ठा होती गई, इकट्ठी होती गई, यहां पे इस पतली सी रॉड को बड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि इकट्ठा होता गया वो मेटल इसमें, मेटल इसमें चिपक जाएगा। चिपकना तो बता दिया ना, पॉजिटिव जाके नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है, चिपक गया, अपने सोडियम मेटल की ही एक रॉड मिल गई अपन को,
समझ में आ गई? बस यही है फाइनल, समझ में आया? यही है और कुछ नहीं है। चलो फिर ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चलो फिर देखते हैं, हाँ यहाँ पे क्या एक चीज है इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे जो इकट्ठा हो जाएगा वो कहलाएगा एनोड मड। एनोड मड क्या कहलाएगा? एनोड मड। यहाँ देखो एनोड मड, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रहती है दैट सेटल बिलो द एनोड। चलो अब देखते हैं दूसरा लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या होता है? फॉर मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें कुछ नहीं, लिक्वेशन एक बार दिखा देता हूं। देखो लिक्वेशन बेसिकली रहता है, एक तरह से समझो ये है, ऐसा है, ये यहां पे आप हीट दे रहे हो, यहां पे आप ये आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है। यहां पे आपने ओर का पाउडर रखा है, ओर का पाउडर जो आपने रिफाइन किया है बाद में, जो आपके पास आया है, जो आपके पास सिर्फ रिफाइन करना है। आपके पास आयरन ही है, आयरन के टुकड़े हैं, फिर भी कुछ अगर इंप्योरिटीज होंगी उसमें, वो फाइनल इंप्योरिटीज निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ने ये डाला, हीट हुआ, हीट हुआ। अब देखो किस चीज के लिए रहता है ये? फॉर मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जल्दी से अगर गर्म करो तो जल्दी से पिघल जाते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाएंगे, जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल टिन लेड, एग्जाम्पल टिन लेड, समझ में आया? एग्जाम्पल टिन लेड, लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो यहां पे समझो टिन है हमारे पास, या लेड है, लेड है हमारे पास। लेड के हमने ये डाला 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 डाला, यहां तक जैसे ही गया तो क्या हो गया? पिघल जाएगा, पिघल के यहां पे पहुंच जाएगा। जबकि जो इंप्योरिटीज है वो इतनी जल्दी नहीं पिघलेंगी, वो यहीं सस्टेन कर जाएंगी। जबकि पिघल के पिघलने की, देखो पिघला मतलब लिक्विड फॉर्म में आया। लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्लो करना। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना। वो फ्लो करते 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 यहां से यहां चला जाएगा। जबकि जो इंप्योरिटीज हैं, जो कि मेल्ट नहीं हुई है, जो कि अभी लिक्विड में नहीं है, सॉलिड में ही है, वो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करेंगी, वो रेजिस्ट करेंगी, यहीं रहेंगी। समझ में आया इतनी बात? यहां रिटेन करेंगी फ्लो से, यहां से अपन को क्या मिल जाएगा? प्योर प्योर मेटल मिल जाएगा। यहां पे ये बिल्कुल रिफाइंड मेटल है, बिल्कुल प्योर मेटल मिल गया अपन को। ये लिक्वेशन लिख देता हूं, यहां पे क्या है? लिक्वेशन। चलो फिर देख लेते हैं। थर्ड है जोन रिफाइनिंग। थर्ड क्या होती है? जोन रिफाइनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर्स थोड़ी न्यूज में थे, ठीक है, न्यूज में थे। सिलिकॉन, जर्मेनियम टू गेट अल्ट्रा हाई प्योरिटी। इसके लिए क्या करेंगे हम बताते हैं। जोन रिफाइनिंग देखो, जोन रिफाइनिंग देख लो। जोन रिफाइनिंग में कुछ नहीं होता है। हमने समझो लिया ये एक, हमने ले लिया ये ऐसा बक्सा ले लिया जिसके अंदर क्या है? इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस है। क्या है यहाँ पे? इनर्ट गैसेस रखी हुई है। अब समझो हमारे पास ये रॉड है, हमारे पास एक रॉड मिली हमको, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिले थे ना। समझो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की रॉड है, सिलिकॉन रॉड है, ठीक है। अब इसके अराउंड ऐसा समझो, इसके अराउंड एक गोल गोल हमने हीटर ले लिया। समझ में आ रहा है? समझो ये रॉड है, समझो ये रॉड है। रॉड दिख रही है? नहीं दिख रही, रुको, ये लो, समझो ये रॉड है, ये हमने सिलिकॉन की रॉड है। इस रॉड के आजू बाजू ऐसा, ये जो हाथ है मेरा, समझो एक कॉपर, ये समझो ये अपना हीटिंग रॉड, हीटिंग करने के लिए रॉड है, ठीक है। ये हीटिंग या फिर हीटिंग सिलेंडर, ठीक है। हमने इसको अब हमें गर्म करना है। क्या करूंगा मैं? यहां पर समझो ये हीटिंग रॉड है या फिर हीटिंग सिलेंडर है। हमने इधर से शुरू किया, यहां से ऐसा पकड़ा हमने इस रॉड को। रॉड दिख रही है? ये रॉड है, हमने इसको ऐसा पकड़ा है और धीरे धीरे करके हम यहां से इसको पास करेंगे। इसको ऐसे पास करेंगे, ऐसे निकालेंगे। इधर से ऐसा जाके जैसे यहां आएगा एंडिंग में, जैसे ही यहां एंडिंग में आएगी, जैसे यहां एंडिंग में आई तो क्या हुआ? लास्ट की जो ये जो सिलिकॉन है इतनी जल्दी पिघलता नहीं है, जबकि इंप्योरिटीज जो हैं इसको गरम करते करते जो इंप्योरिटीज हैं वो यहां पे इकट्ठी हो जाएंगी। इंप्योरिटीज यहां पे इकट्ठी हो जाएंगी, या तो गिर जाएंगी या तो एक जगह रॉड के इकट्ठी हो जाएंगी। उस रॉड के टुकड़े को काट देते हैं, उस रॉड के टुकड़े को काट देंगे। ऊपर जो भी मिला आपको वो आपका प्योर मेटल हो गया, ठीक है।
ये होती है अपनी जोन रिफाइनिंग। समझ गए क्या क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में अपन ने ये सब चीज याद रखना, कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड। फिर टिन यहाँ भूल जाओ, ठीक है, टिन समझो यहाँ था भी नहीं। लिक्वेशन में याद रखना टिन और लेड का, ठीक है। जोन रिफाइनिंग में याद रखना सिलिकॉन, जर्मेनियम। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ देखो, एक चीज याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे ऊपर आओ, यहाँ पे देखो। अब क्या हुआ यहाँ पे, अपन ने क्या किया लास्ट में, क्या किया? रिफाइनिंग। लास्ट में क्या किया? रिफाइनिंग। लास्ट में क्या किया? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कर दी। उसके बाद हम करेंगे लास्ट में शेपिंग और एलॉइंग। देखो, अब जब हमें प्योर मेटल मिल गया है, कभी हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा था लिक्वेशन में, जोन रिफाइनिंग में तो हमें रॉड मिल गई, तो अब हमें उसको किसी शेप देना है। तो फाइनल फॉर्म क्या होता है, जो हमारे घरों में आता है, या सरिये बनते हैं या कुछ बड़ा बनाना, तो उसको शेपिंग कहते हैं। लास्ट में शेपिंग करेंगे या फिर एलॉइंग करेंगे। एलॉइंग मतलब एलॉय बना देना। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। एलॉय इज नथिंग, एलॉय इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, ठीक है। टू और मोर मेटल्स क्या हो जाता है? मिक्स, एलॉय। एलॉय बना देंगे उसका। कुछ आया समझ में? बस ये थे अपना इतना फाइनल मेटलर्जी। एक बार एक चीज और देख लेते हैं, हाँ जो इंपॉर्टेंट है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है वो? है कोरोजन। कहाँ गया? हाँ ये देखो, ये आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से देख लेना। कोरोजन एंड प्रिवेंशन, ध्यान से देखो। कोरोजन अपन ने सबने देखा है भाई, घरों में जो अपने पास लोहे की रेलिंग वगैरह होती है, जो कि बाहर लगी होती है घर के, जो कॉरिडोर या बालकनी में लगी होती है, अपन ने देखा होता है यार, उनमें क्या होती है? जंग लग जाती है। पानी आनी गिरता है उस पर तो जंग लग जाती है। किसकी वजह से? अपन को इतना पता है कि हाँ पानी आनी उस पर गिरता है, इसलिए या तो उस पर पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दो तो जंग नहीं लगेगी, या तो अगर पॉलिश उसका हट गया तो पानी आनी लगता है तो जंग लग जाती है। तो क्या होता है जंग लगना? स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर इज नथिंग बट H2O। मॉइस्चर कुछ नहीं है, पानी है। मॉइस्चर कुछ नहीं है, क्या है? पानी है। एटमॉस्फेरिक गैस और मॉइस्चर, मेनली एटमॉस्फेरिक गैसेस में ऑक्सीजन की ही बात करते हैं। कोरोजन के केसेस में, किसके केस में? कोरोजन ऑफ व्हाट? आयरन, ठीक है। जो जंग लगना कहते हैं, जंग लगने को इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग लगने को क्या कहते हैं इंग्लिश में अपन? रस्टिंग ऑफ आयरन। याद रहेगा इतना, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो रहा है यहाँ पे? रस्ट हो रहा है आयरन, किसकी प्रेजेंस में? एटमॉस्फेरिक गैस और मॉइस्चर। बेसिकली किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में। इतना समझ में आया? जो अपने पास आयरन था, जो कि Fe था, Fe था, वो क्या बन जाएगा? Fe2O3.X। X मतलब कितना भी H2O, कितना भी मॉइस्चर आ जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा उसका। Fe से Fe2O3.X H2O बन जाता है। ये कहां से है H2O? पानी से। O2 कहां से आए? O3 कहां से आए? ऑक्सीजन से। आई बात समझ में? ये बता दिया था ना Fe2O3 बनता कैसे है, ये हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। Fe के साथ O3 कैसे लग जाता है। अरे यहाँ पे Fe लिखा, यहाँ O2 लिखा, ठीक है। इसका वैलेंसी क्या है? अगर +3 है, उसकी +2 है, -2 है, सॉरी, इसकी -2 है। क्रिस क्रॉस मेथड होता है, इसके पास 2 चला जाता है तो Fe2, इसके पास 3 आया तो Fe3, Fe2O3। ऐसे आया था ना ये चीज समझ में? फिर से बता दिया मैंने एक बार, ठीक है। तो यही होता है Fe2O3.X H2O, ये बन जाता है। समझ में? इसको क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब बहुत सी चीजों में कोरोजन होता है, दो चीजों में और पढ़ना है अपन को, किसमें? सिल्वर में और कॉपर में। सिल्वर में जब कोरोजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? टार्निशिंग। इसमें रस्टिंग, इसमें टार्निशिंग, और इसमें पैटिना फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? पैटिना फॉर्मेशन। समझ में आया? टार्निशिंग होती है इसमें, सिल्वर का पढ़ते हैं टार्निशिंग। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? Ag2S। Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड। इसमें क्या होगा? एक काली कलर की परत चढ़ जाएगी, ब्लैक डल फिल्म, एक ब्लैक कलर की परत। यहां पे किस कलर की चढ़ती है? रेड ब्राउन। रेड ब्राउन, अपन ने तो जंग देखी है, रेड ब्राउन से कलर की चढ़ जाती है, ठीक है। यहां पे कौन सी फिल्म चढ़ेगी? फिल्म क्या होता है? थिन लेयर को फिल्म कहते हैं। तो ब्लैक डल फिल्म चढ़ जाएगी, ठीक है। चलो फिर क्या है? कॉपर। कॉपर में क्या होता है? पैटिना फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? स्लो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन ही यूज हो रहा है और मॉइस्चर ही यूज हो रहा है, और
कार्बन डाइऑक्साइड, एक एक्स्ट्रा चीज है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट कर रही है इसमें, क्या बना देगी, मैलाकाइट। Cu2 यहां लिख देता हूं अच्छे से, Cu2 CO3 OH ट्वाइस, ठीक है, मैलाकाइट बन जाता है। इस पे कौन सी लेयर चढ़ जाती, ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान से पढ़ना। फिर नेक्स्ट इनके प्रिवेंशन मेथड होते हैं, भाई ये देख लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन, ये एग्जाम में आपके PYQ में भी आया था। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अपन को कोटिंग विद जिंक, जिंक सेक्रीफाइस किया जाता है आयरन के लिए। ये जो पिघला हुआ चीज देख रहे हो वो जिंक है, जिंक है, क्या है जिंक, क्या होता है, अपन जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, कोटिंग आयरन विद जिंक, आयरन के कुछ पे जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वो जिंक रिएक्ट ही नहीं करेगा ऑक्सीजन और वाटर से, ऐसा, ठीक है। बस गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है गैल्वेनाइजेशन, जिंक, जिंक की परत चढ़ा देना, ठीक है। दूसरे होते टिनिंग, टिन की परत चढ़ा देना, कोटिंग विद टिन, ठीक है, क्योंकि फूड कैंस जनरली किस में होता है, फूड कैंस में, क्यों, क्योंकि जिंक थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसलिए फूड कैंस में उसकी परत नहीं चढ़ा सकते, तो किसकी चढ़ाते हैं, टिन की। फिर एलॉइंग, एलॉइंग क्या होता है, मैं बता चुका हूं कि भाई 2 या 2 से अधिक जब आप मेटल्स कंबाइन कर दोगे वो एलॉय बन जाएंगे। एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। अभी अपन आराम से देखेंगे कि एलॉयज कौन कौन से आपको याद करने, कितने करने। फिर एनोडाइजिंग, ये कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम की थिक लेयर चढ़ा देते हैं, फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे एक ऑक्साइड की थिक लेयर चढ़ा देते हैं, एनोडाइजिंग। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 जितनी इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है। चलो अब ये आ गई फिर से आपको याद करने की चीज कि ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। ब्रास, ब्रास किससे बनता है, ये एलॉयज है और ये उसका कंपोजिशन है, किस किस से बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है, किस किस से बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। फिर ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन से बनता है। देन जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, गन मेटल, ये आपका आया था PYQ आया था, गन मेटल किससे बनता है, ठीक है, याद करो, ठीक है। टिन, लेड, जिंक और कॉपर। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोल्डर, ये अपना लेड और स्ट्रोंशियम, ठीक है। टाइप मेटल, बेल मेटल, स्टेनलेस स्टील, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। निकल स्टील इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बहुत छाट के दिए कि ये इंपॉर्टेंट, अगर याद कर लो एटलीस्ट, ये इतने तो याद कर ही लो। बहुत सारी लिस्ट थी वरना बहुत लंबी लिस्ट है एलॉयज की, पर इतने याद कर ही लो, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद करने की, जैसे कि फर्स्ट क्या है, अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब भी एलॉय पढ़ते हैं, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ 1 और 2 मेटल्स या मोर देन 2 मेटल्स। अमलगम जब भी यूज हो, इसका मतलब आपने किसी मेटल को मरकरी से मिलाया है, आपने किसी मेटल को मरकरी से मिलाया है, किससे मिलाया है, मरकरी से मिलाया है। एक्सेप्शन आयरन डज नॉट फॉर्म एन अमलगम, आयरन एक इकलौता ऐसा है जो मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए पारे को, इसलिए मरकरी को आयरन में अपन कंटेन करके रखते हैं, ठीक है, स्टोर्ड इन आयरन बॉटल। चलो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट थिंग, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है, रॉट आयरन। एलॉय की बात हो रही है, एक एलॉय है ये रॉट आयरन, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना। पिग आयरन, इंप्योरिटीज फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे इंप्योरेस्ट फॉर्म आयरन का पिग आयरन होता है, ठीक है। पिग आयरन, रॉट आयरन, क्या पिग आयरन, रॉट आयरन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मेटल क्या होता है, टाइटेनियम। भाई ये टाइटेनियम बहुत यूज होता है जब भी डिफेंस की बात आती है, स्पेस की बात आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज फ्लक्स होती है, ये देखो एक क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बता दी, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जनरली होता है गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल्स टू स्लैग। फ्लक्स इज अ सब्सटेंस एडेड टू रिमूव गैंग ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। जब हम स्मेल्टिंग कर रहे थे ना तो हम फ्लक्स डाल देते हैं, कुछ नहीं, बस इतना याद कर लो कि क्या बन जाता है, एक लास्ट में स्लैग बनता है। आपको बस कुछ नहीं याद करना है, इतना ही करना है याद कि स्लैग क्या होता है, स्लैग इज इक्वल्स टू फ्लक्स प्लस गैंग, बस, और कुछ याद नहीं करना आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओ। स्लैग इज इक्वल्स टू फ्लक्स प्लस गैंग, गैंग में फ्लक्स मिल जाएगा, स्लैग बन जाएगा, खत्म, ज्यादा नहीं सोचो, ठीक है। चलो अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन करके। चलो पहला देखो, विच स्टेटमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ एन ओर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटलर्जी। क्या होता है ओर की डेफिनेशन, चलो आंसर बताओ, पढ़ा, पॉज करो, पढ़ो, आंसर दो, फिर मैं बताता हूं। डन, देखो, अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड, यही पढ़ा था अपन ने, और होता है। फिर the process of calcination is primarily used to convert which type of ore into its metal oxide form। calcination किसके लिए होता था, मैंने बताया था, सीसी कार्बोनेट ओर्स, पता है अपन को। चलो
नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्या था मेन डिफरेंस? एनारोबिक और एरोबिक थे कि एयर का था, रोस्टिंग यूज एक्सेस एयर, कैल्सिनेशन यूज लिमिटेड एयर। ठीक है, पॉज करना, पहले पॉज करना, खुद अटेम्प्ट करना, फिर आगे देखना। पहले पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करो, फिर देखो। चलो, which metal is extracted from its molten chloride salt by the process of electrolytic reduction? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये कि ऐसा कौन सा मेटल है जो एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम इट्स मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट, मतलब NaCl, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक से। बताओ कौन सा होगा? कॉपर होता है, अपन ने पढ़े ना, बताओ इसका क्या था मेथड? इलेक्ट्रोलिटिक काय में यूज करते थे अपन, किस में यूज करते थे अपन? जो कि हाईली रिएक्टिव थे, हाईली रिएक्टिव थे भाई। जिंक, आयरन, कॉपर, ये तो क्या थे? मॉडरेटली रिएक्टिव थे। एल्यूमिनियम इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, द ग्रीन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन ओल्ड कॉपर वेसल एंड स्टैचूज नोन एज पटाइना इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? क्या रहता था पटाइना का फॉर्मूला? बताओ, कमेंट में आंसर करो जल्दी, फास्ट। बेसिक कॉपर, देखो लिसन टू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ध्यान से। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट मत कर देना, बेसिक, बेस मतलब कुछ OH ऐड हुआ है यहाँ पे, OH यहाँ पे ऐड हुआ है, याद रखना। बेसिक कॉपर कार्बोनेट है आंसर पैटाइना का। ठीक है, देन विच एलिमेंट इज एडेड टू आयरन, निकल एंड क्रोमियम टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील प्राइमरली फॉर इट्स एबिलिटी टू इंक्रीज हार्डनेस? सीधी बात ये कह रहे हैं, स्टेनलेस स्टील में ये 3 चीजें बता दी हैं। और क्या डलता है बताओ, और क्या डलता है उसमें? किसमें? स्टेनलेस स्टील में। बोलो बोलो, टेल मी। किया, कमेंट किया अपन ने? व्हाट इज दैट? कार्बन, राइट? कार्बन है। चलो नेक्स्ट, कह दो और सिनाबार इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट विच लो रिएक्टिव मेटल? सीधी बात, सिनाबार। सिनाबार से क्या बनेगा? किसका बनेगा बताओ? HgS। आंसर इज व्हाट? सी। चलो 8th देखो क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन इज मोस्ट एफिशिएंटली यूज्ड टू कंसंट्रेट विच टाइप ऑफ ओर? किस टाइप का ओर फ्रॉथ फ्लोटेशन से होता है? बताओ आंसर। होता है सल्फाइड ओर्स। आया समझ में? देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। In the thermite process, highly reactive aluminium powder is used to reduce iron oxide Fe2O3 to molten iron. In this reaction, aluminium act as a what? बताओ, एल्यूमिनियम किसकी तरह एक्ट करेगा? कब? जब मोल्टन आयरन को अपन को रिड्यूस करना है, Al रिड्यूस करेगा तो एल्यूमिनियम किसकी तरह करेगा? बिहेव, रिड्यूस कर रहा है जो चीज मैं बता चुका हूं। बताओ, कम ऑन फास्ट। किसकी तरह रिएक्ट करेगा? जो रिड्यूस कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा। चलो फिर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन द ब्लैक कोटिंग ऑफ व्हाट? किसकी ब्लैक परत चढ़ जाती है? बताओ फास्ट, 1 2 3। सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, फिर द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग? बता चुके हैं, जल्दी 1 2 3। गैल्वेनाइजेशन। देन द फॉर्मूला फॉर हेमेटाइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन, क्या होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट का आंसर क्या होगा? Fe2O3। याद करने की जरूरत है। देखो, एलॉयज आपको याद करने हैं, ओर्स आपको याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं समझाने का, है ना? आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, याद करो। चलो देन PYQs के कुछ मैंने वो चिपका दिए थे स्क्रीनशॉट्स। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाइडली एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन कंपाउंड? मोल्टन कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस से बताओ कौन सा मिलेगा? बताओ आंसर। आंसर इज इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे बड़ा ज्यादा एग्जांपल में क्या बता रहा था? Na इज द आंसर। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बताओ। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन पता है भाई, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, ये तो है। ठीक है, रेंसिडिटी में भी ऑक्सीजन होता है। कंबशन, आग लगाते तो ऑक्सीजन की नीड होती है। ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल में कौन सी ऑक्सीजन की नीड होने लगी? तो ऑक्सीडेशन नहीं है, सीधी बात, ये आंसर है। चलो फिर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस? एक एनोडाइजिंग प्रोसेस पढ़ी थी, याद है आपको? पढ़ी थी, क्या थी एनोडाइजिंग प्रोसेस में? क्या होता था? इट मेक्स एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट था क्या?
कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनम एंड मैग्नीशियम कैन बी एनोडाइज्ड, या फिर क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवोल्व्ड एट द कैथोड, कि इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट एनर्जी। और इसमें से नॉट ट्रू वाला बताना है, बताओ कौन सा नहीं है सही, नहीं है सही, बताओ। तो यहां पे अपन को इतना ही याद रखना है कि भाई यहाँ पे आंसर पहली बात ये है, क्योंकि नॉट ट्रू यही सत्य नहीं है, ये सच है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ये एनोडाइज्ड हो जाते हैं, ये कोरोजन रेजिस्टेंट बन जाता है। इसमें क्या है, हटा देता हूँ, ये आंसर सच है पर ये आंसर गलत, मतलब सच है पर नॉट ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होती, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम। आयरन को, वही वाला क्वेश्चन, ये वाला देखा था अभी अपन ने, ये वाला कहां गया, हाँ ये वाला, Fe2O3 एल्यूमिनियम से क्या होता था, रिड्यूस होता है। क्या बता रहा है, क्या कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज इट नोन एज थर्माइट रिएक्शन होता है क्या? ये पढ़ो, द हीट इवोल्व्ड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज होती है। एल्यूमिनियम मेटल एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या यूज, उसकी तरह बिहेव करता है कि मोल्टन Fe एंड Al आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। क्या है सच, बताओ। चलो, इसका राइट आंसर है 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि थर्माइट रिएक्शन होता है। ठीक है सर, फिर हीट इवोल्व्ड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। देखो PYQ से आपको और भी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि हाँ भाई इसकी हीट जो इवोल्व हुई वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होती है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ये तो रिड्यूस करवाता है। फिर मोल्टन, ये Al तो क्या ही बनेगा लास्ट में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में आप मुझे बताएं। अगर कोई डाउट हो, कोई जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो कि हाँ सर ये बढ़िया था, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आपको पढ़ना है बाकी का, याद करना मत भूलना, एलॉयस का नाम याद करना, ओर्स का नाम याद करना, बिकॉज दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे कि भाई ये चीज बताओ, गैल्वेनाइजेशन बताओ क्या यूज होता है उसमें। ठीक है, चलो तब तक के लिए फिर से मिलते हैं। जय हिंद।